हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुरेंद्र गुज्जर और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ मोटो पर। तो देखो दोस्तों, हम कर रहे थे जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और जनजातीय आंदोलन में जो भाग लेने वाले जो दो व्यक्ति है, हम उन दो व्यक्तियों की भूमिका पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने पहले पढ़ा था स्वामी जी के बारे में और स्वामी जी के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था गोविंद गिरी जी के बारे में। तो गोविंद गिरी जी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। भक्त आंदोलन चलाने के पीछे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। उसके बाद गोविंद गिरी जी ने वो आपकी संप सभा की स्थापना की। संप सभा में जो सम्मिलित करने वाले सदस्य उनके लिए क्या योग्यता रखेगी, यहाँ तक का हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ था, और उसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं तेजावत जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ रहे हैं और गोविंद गिरी जी के बारे में अब हम बात करेंगे मानगढ़ हत्याकांड की। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? सबसे पहले तो मानगढ़ है कहां? देखो, मानगढ़ की पहाड़ी है आपके बांसवाड़ा में और मानगढ़ हत्याकांड होता है आपका 1913 में। वहां पे क्या होता है कि जो भीलों की जनजाति निवास करती है, वहां पर जो आपके एमबीसी, जो आपकी मेवाड़ भील कोर बटालियन है, उनके सैनिकों द्वारा गोलियां चला दी जाती है मेजर सट्टन की उपस्थिति में। तो वहां कई भील मारे जाते हैं। ये बात आपकी 1913 ईस्वी की। और मानगढ़ की पहाड़ी पर होता है। मानगढ़ आपके कहा? बांसवाड़ा में। तो देखो, मानगढ़ हत्याकांड होता है 1913 ईस्वी में। इस मानगढ़ हत्याकांड से गोविंद गिरी जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों ने या वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने गोविंद गिरी जी को मानगढ़ हत्याकांड में असंतोष फैलाने या फिर गोविंद गिरी जी ने मानगढ़ हत्याकांड में मतलब लोगों को उकसाने या मानगढ़ हत्याकांड में लोगों को बहकाने की इस प्रवृत्ति के कारण प्रशासन ने गोविंद गिरी जी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। यह बात आपकी 1913 की। तो गोविंद गिरी जी को कब गिरफ्तार किया जाता है? 1913 ईस्वी में गोविंद गिरी, इनकी गिरफ्तारी होती है 1913 ईस्वी में। और इनको रखा जाता है अहमदाबाद गुजरात की जेल में। अहमदाबाद गुजरात की जेल में इनको रखा जाता है। अहमदाबाद, ये आपका पड़ता है गुजरात में। गोविंद गिरी जी की गिरफ्तारी होती है 1913 ईस्वी में। इनको रखा जाता है अहमदाबाद गुजरात की जेल में। और 10 साल के बाद में, याद रखना, 10 साल बाद मतलब 1923 ईस्वी को इनकी क्या की जाती है? रिहाई की जाती है। तो गोविंद गिरी जी को जेल तो होती है आपकी 1913 ईस्वी में, और कौन सी जेल में रखते हैं? अहमदाबाद गुजरात में। और इनकी रिहाई का पूछे तो इनकी रिहाई होती है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? रिहाई हो जाती है। अब याद रखना, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब जब गोविंद गिरी जी जब जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद उन्होंने अपना जो अंतिम समय है जीवन का अंतिम समय उन्होंने एक गुजरात में स्थान पड़ता है कंबोई नाम का स्थान। उस कंबोई नाम के स्थान में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गोविंद गिरी जी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया, तो आपका आंसर होना चाहिए कंबोई गुजरात। तो लिखो, गोविंद गिरी जी ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं। अंतिम समय बिताया था आपके कंबोई में। कंबोई, और ये आपका कंबोई पड़ता है कहां पे? ये पड़ता है आपके गुजरात में। और ये क्या हो जाते हैं उसके बाद? आंदोलन से दूर हट जाते हैं। मतलब कि अगर कोई आदमी एक बार पुलिस का धक्का चढ़ जाए ना, सीधी सी बात है, अभी के बाद वो आंदोलन करना तो दूर की बात, आंदोलन के बारे में सोचा भी बनी। यह बात अच्छे से याद रखो। अगर थे भी कोई पुलिस का धक्का चढ़ा होगा, ध्यान है ना, क्योंकि एक बार धक्का चढ़ गया ना, बढ़िया तरीका हूँ भी के बाद ना भाई दोबारा आंदोलन करने की हिम्मत करना है। तो गोविंद गिरी जी इस आंदोलन से हट जाते हैं। जैसे ही गोविंद गिरी जी इस आंदोलन से हटते हैं तो उसके बाद गोविंद गिरी जी के स्थान पर इस आंदोलन के जो नए नेता उभर कर आते हैं, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत जी। और हमने पीछे पढ़ा था कि वो एक पढ़े लिखे अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। तो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो मतलब अच्छे से अलग रूप से ही काम करता है,
क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है कि कौन सी क्रिया करने से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि एक बात थाने बताऊं, देखो कि एक तो कुत्तो हुआ आपने, एक हुआ शेर। तो अगर ते कुत्ता का लाठी के मारोगा ना, तो कुत्तो क्या करोगे, लाठी न पकड़ोगो, कुत्तो क्या करोगे, लाठी न पकड़ोगो। और अगर ते बाई लाठी अगर शेर का मारने लाग रहे हो ना, तो शेर लाठी न पकड़ोगो, डायरेक्ट थानी पकड़ोगो। मतलब जहां से गंगोत्री निकलती है ना, वो वहीं अटैक करेगा। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको अच्छे से पता है कि कौन सी क्रिया करने से कौन सी प्रतिक्रिया होने वाली है। तो हम आगे पढ़ेंगे, हम मोतीलाल तेजावत जी के बारे में पढ़ते हैं। और अब तक हमने पढ़ लिया था स्वामी जी के बारे में, पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद रब कर दूं मैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम तेजावत जी के बारे में, मोतीलाल तेजावत। तो जो 3 नंबर के व्यक्ति है उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो उनका नाम आता है आपके मोतीलाल तेजावत। जैसे मैं नोट बना रहा हूं वैसे के वैसे ही आपको बनाने नोट्स। मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले तो देखो जो तेजावत जी है, तेजावत जी का संबंध आता है कोल्यारी गांव से। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आपके जो गोविंद गिरी जी, इनका संबंध आता है आपके बेड़सा गांव से, उसी तरह मोतीलाल तेजावत जी का संबंध है कोल्यारी गांव से। और कोल्यारी गांव पड़ता है आपका उदयपुर में। देखो मैं दोनों को कंपेरिजन बता रहा हूँ तो अच्छे से याद हो जाए। और इनका संबंध आता है ओसवाल जैन परिवार से। मोतीलाल तेजावत जी का संबंध आता है ओसवाल जैन परिवार से। और उनका हमने पढ़ा था कि वो आपके बंजारी परिवार से बिलोंग करते हैं, और ये आपके ओसवाल जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। तो दो बात क्लियर हो गई आपको। इनका संबंध आता है कोल्यारी गांव उदयपुर से। ये आपके कोल्यारी गांव है, ये पड़ता है उदयपुर में। कोल्यारी उदयपुर। तेजावत जी है वो ओसवाल जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। कौन से परिवार से? ओसवाल जैन। और हमने गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ा था कि वो बंजारे परिवार से बिलोंग करते हैं। ओसवाल जैन परिवार। आगे देखो मैंने ये बताया था कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इन ये क्या काम करते थे उस टाइम। तो जो तेजावत जी थे वो उस टाइम में जो झाड़ोल ठिकाना है, उस झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर। ये पद क्या होता है, ठिकाना क्या होता है, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो ये क्या करते थे, देखो झाड़ोल ठिकाने में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर, कामदार के पद पर कार्यरत है। झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत है। देखो एक तो है ये झाड़ोल ठिकाना आपका, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है उदयपुर में, झाड़ोल उदयपुर में पड़ता है। और ये ठिकाने में कामदार पद पर कार्यरत है। यहाँ दो नाम आया, देखो एक तो नाम आया झाड़ोल का, और एक आया कामदार का। देखो दोनों को समझते हैं अच्छे से। जैसे कोई राजा होता है, उस राजा की रियासत होती है। जैसे सपोज करो कि ये कोई आपका ए नाम का राज्य है, और ये पूरी इसकी क्या है, रियासत। इसका राज्य, ये इसका शासन कौन चलाता है, राजा चलाता है। अब राजा क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से तो रियासत के प्रत्येक कोने पर अपनी नजर नहीं रख सकता ना। प्रत्यक्ष रूप से रियासत के प्रत्येक कोने पर अपनी नजर नहीं रख सकता। तो वो राजा क्या करता है कि इस रियासत को कुछ भागों में विभाजित कर देता है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देता है। तो इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ठिकाने। क्या बोलते हैं, ठिकाने। या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं जागीर। क्या बोलते हैं, जागीर। तो ये जो मेवाड़ रियासत के ठिकाने थे, उनमें एक ठिकाना पड़ता था आपका, उसका नाम था झाड़ोल। उसका नाम क्या था, झाड़ोल ठिकाना। मेवाड़ रियासत में एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का नाम था झाड़ोल। तो आपको ठिकाना समझ में आ गया कि रियासत का एक टुकड़ा होता है जिस पर किसका राज होता है, शासक, जिस पर सामंत अपना सामंत छोड़ा जाता है राजा के द्वारा। तो जो रियासत का टुकड़ा होता है उसको हम ठिकाना बोलते हैं, और ठिकाने की देखरेख कौन करता है, सामंत करता है।
और सामंत किसके नीचे काम करता है? राजा के नीचे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करें हम कामदार के पद पर। देखो कामदार के पद का मतलब होता है कि जिस भी ठिकाने का सामंत अगर पढ़ा लिखा नहीं है, सपोज करो कि ये झाड़ोल ठिकाना था और इस झाड़ोल ठिकाने के जो भी सामंत थे वो सामंत पढ़ा लिखा नहीं था, तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो ठिकाने का भू राजस्व संभालने के लिए उसको किसी न किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। भाई किसी न किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को रखना पड़ेगा। तो काम करने के लिए सामंत के नीचे ठिकाने की देख रेख के लिए या भू राजस्व का काम करने के लिए सामंत के द्वारा जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया गया था उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कामदार। सीधी सी बात है। तो ये झाड़ोल ठिकाने में क्या थे? कामदार के पद पर कार्यरत थे। कौन? मोतीलाल तेजावत जी। ठिकाना समझ में आएगा? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हुआ क्या कि ये जो तेजावत जी झाड़ोल ठिकाने में जब कामदार के पद पर कार्यरत थे तो उस टाइम इन्होंने क्या किया कि इस टाइम उन्होंने बिलों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को देखा। तेजावत जी ने बिलों पर हो रहे अत्याचारों को देखा। अत्याचारों को देखा। जब ये बिलों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हैं तो इनका मन बदल जाता है। मन बदल जाता है तो ये क्या करते हैं कि अपनी नौकरी को क्या करते थे? इस्तीफा दे देते हैं। अपनी नौकरी को टोकरी में डाल देते हैं, नौकरी का इस्तीफा दे देते हैं और नौकरी इस्तीफा देके क्या करते हैं? ये खुद एक आंदोलन करने की सोचते हैं। तेजावत जी क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना इन भीलों के लिए आंदोलन करूं, क्यों ना मैं इन भीलों का मसीहा बन जाऊं, क्यों ना मैं इन भीलों का बाबूजी बन जाऊं और इन पर जो हो रही है अत्याचार उन अत्याचारों को मैं क्या कर दूं? खत्म कर दूं। और अगर मुझे इन अत्याचारों को खत्म करना तो उसके लिए मेरे को आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं जो नौकरी कर रहा हूं मेरे को उस नौकरी को क्या करना? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो तेजावत जी ने क्या किया? अपनी नौकरी को टोकरी में डाल दिया, अपनी नौकरी का क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद ये क्या करते थे? ये जगह जगह घुमा करते थे, जगह जगह घूमते थे, लोगों से मिलते थे, उन लोगों को समझाते थे कि भाई इस तरह से अत्याचार हो रही है, हम किस तरह से इनका सामना करेंगे। तो ये जैसे वनों में घूम रहे हैं तो इन वनों में इनको अगर 5-6 व्यक्तियों का एक इन क्या कर ले ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाने के बाद ये उन लोगों को बोलते भाई अगर कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो आप लोग मेरे को क्या दोगे? सूचना दोगे। तो इसी तरह ये वनों में घूम घूम कर क्या करते थे? एक संघ का निर्माण करते थे। तो उस संघ का निर्माण करते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया? वनवासी संघ की स्थापना करी थी। तो लिखो उसके बाद इन्होंने क्या किया? वनवासी संघ की स्थापना किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने। आगे लिखो वनवासी संघ की स्थापना। वनवासी संघ की स्थापना का मतलब है कि वनों में घूमते थे और ये 2-4 व्यक्तियों को इकट्ठा करते उनका एक संघ बनाते थे, उसको हम बोलते हैं वनवासी संघ की स्थापना करी। लेकिन 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 याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने करी? ये तो वनवासी संघ, इसकी स्थापना करी मोतीलाल तेजावत जी ने। अगर आपको पूछ ले कि वनवासी सेवा संघ, याद रखना भाइयों और भाइयों की बहनों, वनवासी सेवा संघ की बात कर रहा हूं मैं, वनवासी संघ की बात नहीं कर रहा हूं, वनवासी संघ। अगर वनवासी संघ का पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए भोगीलाल पांडे। आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी कि मोतीलाल तेजावत जी है, इनका संबंध आता है आपके कोल्लेरी गांव उदयपुर से, ओसवाल जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। ये झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे और वह झाड़ोल ठिकाने में जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने बिलों पर हो रहे अत्याचारों को देखा और उन अत्याचारों को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? जगह जगह घूमकर संघ बनाना शुरू किया। उस टाइम उस संघ को बोलते हैं वनवासी संघ की स्थापना करी थी। और उसके बाद में आगे देखो कि इनके 2 उपनाम भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लो। इनको एक तो बोला जाता है आदिवासियों का मसीहा, एक तो बोलते हैं आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा।
भाई आदिवासी समाज के लिए करे, जनजाति लोगों के लिए ये काम करे, आंदोलन करे, तो इनको मसीहा बोलेंगे ना, आदिवासियों का। दूसरा लिखो, इनको बोलते हैं भिल्लों का बाबूजी। बाबूजी समझ रहे हो ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, भाई आपके घर में जैसे पापा है तो उनको आप बाबूजी बोल सकते हो। वैसे ही भिल्लों के लिए कौन कदम उठाया था? तेजाब जी ने। तो तेजाब जी क्या हो गई? भिल्लों के बाबूजी। तो इनको संज्ञा दे दी भिल्लों का बाबूजी, भिल्लों के बाबूजी। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की कहानी आप लोगों की जुबानी क्लियर है ना, कि मोतीलाल तेजाब जी का संबंध आता है कोल्लेरी गांव से, और कोल्लेरी गांव पड़ता आपके उदयपुर में। ओसवाल जैन परिवार से इनका संबंध था, और बिल्लों पर हो रहे अत्याचारों को इन्होंने देखा, तो इन्होंने क्या किया कि एक वनवासी संघ की स्थापना कर दी। आगे देखो, बिल्लों के लिए क्या करते हैं, भील के क्षेत्र में इन्होंने बोमट आंदोलन चलाया। एक ये भी पूछ लेना, बोमट आंदोलन, बोमट आंदोलन ये किसने चलाया? तो मोतीलाल तेजाब जी ने। या इसको आप भील भूमट आंदोलन भी बोल सकते हो, या तो इसको भूमट आंदोलन बोल दो या फिर भील भूमट आंदोलन बोल दो, एक ही बात है। तो हमने एक तो पढ़ लिया कि वनवासी सेवा संघ की स्थापना करी, एक पढ़ लिया कि भूमट आंदोलन। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे कि तेजाब जी ने और क्या किया। इन्होंने 1921 में एक ही आंदोलन चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक ही आंदोलन। 1921 में कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। अब देखो, एक ही आंदोलन का मतलब क्या होता है? एक ही आंदोलन का मतलब होता है एकता के सूत्र में बांधना। भाई वहां के जो लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करना, उन लोगों में इतनी जागृति पैदा करना कि वो प्रशासन के विरुद्ध या वहां पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध क्या करे, लड़ सके। तो एक ही आंदोलन का मतलब ये है कि एकता के सूत्र में वहां के लोगों को बांधना। कौन से लोगों को? भिल्लो लोगों को। तो 1921 में चलाया था। आगे देखो, बोमट आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन चलाया। अब हम पढ़ने वाले हैं इस एक ही आंदोलन के बारे में, और यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद आगे चलते एक ही आंदोलन पर। आगे देखो, ये रब कर रहा हूं मैं यहां तक का। अब हम पढ़ रहे हैं एक ही आंदोलन के बारे में। यहां तक की कहानी आपकी जुबानी तैयार हो गई ना? दिल, गुर्दो, दिमाग, सारी जगह उतार दूंगा इन सबको। आगे देखो, अब पढ़ रहे हैं हम एक ही आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले। एक ही आंदोलन किसने चलाया, कब चलाया, क्यों चलाया, इसका क्या मतलब है, देखो सारी चीजें पढ़ेंगे। बात करें एक ही आंदोलन की। एक ही आंदोलन ये चलाया था 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया है? तेजाब जी के द्वारा, मोतीलाल तेजाब जी के द्वारा। कौन सा आंदोलन चलाया गया? एक ही आंदोलन। आगे लिखो, इसका उद्देश्य लिखो, इसका उद्देश्य क्या है? एक ही आंदोलन का मतलब क्या होता है? एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या है? कि जनजातियों को एकता के सूत्र में बांधना। इसका उद्देश्य लिखो, जनजातियों को एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, ये जो महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, आपको पता है 1920 ईस्वी में। तो ये महात्मा गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है उससे प्रभावित था। देखो, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित। असहयोग आंदोलन से प्रभावित। एक तो हो गया जनजातियों को एकता के सूत्र में बांधना, और दूसरा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित। इसका मतलब क्या है? देखो, गांधी जी ने 1920 में चलाया था आपका असहयोग आंदोलन। 1920 में चलाया था असहयोग आंदोलन, और 1920 के बाद में 1921 में कौन सा आंदोलन चला दिया? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजाब जी ने। तो 1921 से पहले 1920 में चला था आपका असहयोग आंदोलन, और वो चलाया था आपके गांधी जी ने।
तो उस गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित आंदोलन कौन सा था? एक ही आंदोलन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से क्या था? प्रभावित था। और 1921 में हुआ था। आगे देखो, ये कौन से क्षेत्र में हुआ था आपके? ये हुआ था आपके भोमट क्षेत्र में। भोमट क्षेत्र का मतलब हो गया जिस क्षेत्र में भील लोग निवास करते हैं, भोमट क्षेत्र में। और स्पेशल आपको जनजाति पूछ ले तो आप जनजाति बोलना कि भील जनजाति, और इसके साथ एक गरासिया जनजाति भी थी। गरासिया कहाँ है? उदयपुर की जनजाति है गरासिया। तो वह कहाँ था? ये आपका हुआ था भोमट क्षेत्र में। भोमट क्षेत्र में कौन सी जनजाति? आपकी एक तो भील, एक और आपकी गरासिया। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। आगे देखो, इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था मातृकुंडिया राजपी में। देखो, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन किसका? एक ही आंदोलन का, एक ही आंदोलन का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था आपका मातरकुंडिया। मातरकुंडिया ये आपके गांव का नाम पड़ता है। और रासमी आपकी तहसील, मातरकुंडिया रासमी ये पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। हो ना कि गढ़ दो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ है ना। तो चित्तौड़गढ़ में इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में। देखो, ये जो मातृकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़, इसको राजस्थान का हरिद्वार बोला जाता है। ये बात और याद रखना। आप राजस्थान का हरिद्वार पूछे तो पुष्कर मत कर देना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि राजस्थान का हरिद्वार किसे बोला जाता है तो आप पुष्कर आंसर मत लगा देना, क्योंकि वो एग्जामिनर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन पुष्कर ही डालेगा। बट पुष्कर क्या है? पुष्कर को हम क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा। बट पुष्कर राजस्थान का हरिद्वार नहीं, वो मामा है। तो अगर मातृकुंडिया राष्ट्र में आपसे पूछा जाए तो ये आपके राजस्थान का हरिद्वार बोला जाता है इसको। तो लिख लो राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ राष्ट्र में। राजस्थान का हरिद्वार, इसको बोलेंगे हम राजस्थान का हरिद्वार, ना कि पुष्कर को। प्रथम अधिवेशन होता है आपका मातृकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में, और इसको बोला जाता है राजस्थान का हरिद्वार, या इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं आप मेवाड़ का हरिद्वार। यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, इसको आप मेवाड़ का हरिद्वार ही बोल सकते हो, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़ में, पता ना, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में। तो आप इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी बोल सकते हो, मेवाड़ का हरिद्वार। अब आगे देखो, सुनो सब भाइयों और भाइयों की बहनों, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। और एक बात और लिखना कि ये मोतीलाल तेजाब जी, इन्होंने एक जो मेवाड़ की पुकार के नाम से एक पत्र निकाला था, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार ये क्या है? एक पत्र है, और इस पत्र में इन्होंने भीलों की 21 मांगे मानी थी। भीलों की कितनी मांगों को इन्होंने मांगा था? तो वो है 21। मोतीलाल तेजाब जी ने मेवाड़ की पुकार नाम से एक पत्र निकाला था, और उस पत्र में इन्होंने भीलों के लिए 21 मांगों की मांग रखी थी। तो उसके बाद होता क्या है कि आपके जो उदयपुर में जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील के किनारे पर जो वहां का महाराणा था फतेह सिंह उदयपुर का, उस उदयपुर के महाराणा को बुलाया जाता है, और इधर से आपके जाते हैं तेजावत जी, और इन दोनों की वार्तालाप होती है पिछोला झील। पिछोला झील में जो आपका जग मंदिर बना हुआ है, उस जग मंदिर में, तो वहां पे जो मेवाड़ का जो महाराणा है फतेह सिंह, उसके द्वारा जो तेजावत जी की जो मेवाड़ का पुकार नाम से ये पत्थर है, इसमें जो 21 मांगे हैं, इन 21 मांगों में से 18 मांगों को तो क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 18 मांगे किसके द्वारा मान ली गई है? फतेह सिंह जी के द्वारा। बट 3 मांगे ऐसी है जो इन वो फतेह सिंह जी ने क्या कर दी? अस्वीकार कर दी। तो आगे ये कहानी पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। आगे देखो, पिछोला झील पड़ती है आपके उदयपुर में। पिछोला झील कहां पड़ती है? उदयपुर में। तो एक तरफ तो आपके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, और एक तरफ कौन है? मोतीलाल तेजावत जी। तो मोतीलाल तेजावत जी, और दूसरी तरफ आपके ये फतेह सिंह जी। ये आपकी है पिछोला झील। पिछोला झील कहां पड़ती है? उदयपुर में। और मेवाड़ के महाराणा कौन है?
तो लिख लो फतेह सिंह। इन दोनों की यहाँ पे क्या होती है, मुलाकात होती है। पिछोला झील के किनारे इन दोनों की क्या होती है, मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में मेवाड़ की पुकार नाम से जो पत्थर निकाला था, ये जो पत्थर था तेजावत जी का, वो तेजावत जी पत्थर निकालते इनके सामने रखते हैं कि महाराणा जी देखो हमारे 21 मांगे हैं। तो महाराणा फतेह सिंह द्वारा उस पत्थर को पढ़ने के बाद उन 21 मांगों में से 18 मांगों को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और 3 मांगों को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो आगे देखो, एक तो पिछोला झील देखो, एक तो ये पड़ती है आपके उदयपुर जिले में। पिछोला कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। और दूसरा फैक्ट ले लो इसके बारे में कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था। ले लो, निर्माण लाखा के काल में, राणा लाखा, लक्की ओए लक्की, निर्माण हुआ था लाखा के काल में। लक्सिंग या लाखा एक ही बात है। इसका निर्माण करवाया किसने था, किसने करवाया, तो लिख लो, एक चित्रमल नाम का बिंजारा था। चित्रमल, चित्रमल नामक बंजारे ने, चित्रमल नामक बंजारे ने। एक बात और लिख लो, यही पिछला झील पर एक आपका नटनी का चबूतरा बना हुआ है। लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर नटनी का क्या बना हुआ है, चबूतरा। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। यही लिख लो आपका, एक तो यहाँ जग मंदिर है, एक लिख लो जग मंदिर। लिख लो, इसकी नींव तो रखी थी आपके कर्ण सिंह ने। जग मंदिर की नींव किसने रखी, कर्ण सिंह के द्वारा। और इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण का पूछ ले आपसे तो निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने, जगत सिंह फर्स्ट। और ये भी आपका एक जगनिवास महल भी है, जगनिवास महल। देखो, एक ही फैक्ट के साथ मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए एक साथ, एक फैक्ट के साथ मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन करवा दिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को ऐसे ही रिलेटिव करके हम पढ़ने वाले हैं। तो ताकि आपका क्या है कि कोई भी टॉपिक हो ना, वो अलग अलग पढ़ो, उसके बजाय आप मिक्स करके पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो हम पढ़ा था कि मोतीलाल तेजावत जी और मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह जी, इन दोनों की मुलाकात होती है पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे होती है तो तेजावत जी ने 21 मांगी थी महाराणा पर, उस महाराणा सॉरी फतेह सिंह जी से। तो फतेह सिंह जी ने क्या कर दिया, उस 21 मांगों में से 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया और 18 मांगों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो आपसे पूछे यहाँ पे, तो देखो मांगे कितनी रखी गई थी, टोटल मांगे रखी गई थी 21। इन दोनों की यहाँ होती है मुलाकात और यहाँ 21 मांगे रखी गई थी। कितनी मांगे, 21 मांगे। इन 21 में से 18 मांगे क्या हो गई आपकी, स्वीकार। 18 मांगे क्या हो गई थी, स्वीकार हो गई। 18 मांगे हो गए स्वीकार। उसके बाद में पढ़ा हम पिछोला झील के बारे में, ये पड़ती है आपकी उदयपुर में। और इसका निर्माण हुआ था राणा लाखा के काल में। किसने करवाया था निर्माण, एक चित्रमल नामक बंजारा था। उस चित्रमल नामक बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया। इस पिछोला झील के किनारे क्या नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और इसी के किनारे क्या, एक तो आपका जग मंदिर जिसकी नींव रखी थी किसने, कर्ण सिंह ने, और जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। और दूसरा आपका जगनिवास महल, और इस जगनिवास महल का निर्माण करवाया था आपके जगत सिंह सेकंड ने, जगत सिंह सेकंड ने, जगत सिंह सेकंड ने। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने में कहो सर मारा बबुआ है, काहे नहीं करते हो रे कमेंट है ऐसे। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। तो मैं आपको यहाँ का वापस रिवीजन कर दूं, फटाफट देखो। हमने पढ़ा था मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। मोतीलाल तेजावत जी का संबंध आपके कोल्यारी गांव उदयपुर से और ओसवाल जैन परिवार से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और ये झाड़ोल ठिकाने पर क्या करते थे, कामदार के पद पर कार्यरत थे। तो वहां झाड़ोल में रहते हुए इन्होंने क्या किया, भीलों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक तो वनवासी संघ की स्थापना करी।
दूसरा इन्होंने क्या किया, भीलों के क्षेत्र में एक भूमट भूमट आंदोलन चलाया, भील भूमट आंदोलन। उसके बाद ये चलाते एक आपका एक के आंदोलन चलाया था 1921 ईस्वी में। और एक के आंदोलन का उद्देश्य था कि वहां के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक के आंदोलन ये महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन उससे क्या था, प्रभावित था। उसके बाद पढ़ा था मेवाड़ की पुकार नाम से जो पत्थर निकाला था, उसमें आपके जो ये तेजावत जी इन्होंने 21 मांगे रखी थी। उसके बाद मेवाड़ी महाराणा जो आगे फतेह सिंह जी उनकी और ये तेजावत जी की मुलाकात होती है कहाँ, पिछोला झील के किनारे। उस पिछोला झील के किनारे जो 21 मांगे रखी गई थी, उन 21 में से 18 मांगों को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, और 3 मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने पिछोला झील के बारे में कुछ पढ़ा था कि इसका निर्माण हुआ था राणा लखा के काल में। निर्माण करवाया किसने था, चित्रबल बिंजारे ने करवाया था। और इसी के किनारे आपकी नटनी का चबूतरा है, इसी के किनारे आपका जग निवास महल है और जग मंदिर है। आज तक का आज तक हमने जितना पढ़ा है उतना आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से। और हम जो अब अगली क्लास करने वाले कल, उनमें हम पढ़ेंगे आपके जो एक तो प्रजामंडल का टॉपिक बचा हुआ है आंदोलन, एक तो वो पढ़ेंगे, और दूसरा किसान आंदोलन का। तो कल हम शुरू करने वाले हैं किसान आंदोलन। और आपके जो जनजाति आंदोलन थे वो आज यहाँ खत्म हो जाते हैं, और कल की क्लास में करने वाले हैं किसान आंदोलन। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।